Hello aspirants, welcome to lecture number 28 of Prelims Revision Series। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमी के कुछ एस्पेक्ट्स जो न्यूज में रहे हैं पिछले एक दो साल में। फर्स्ट इज अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में कुछ बेसिक्स जानेंगे। बट इसी आर्टिकल के जब हम अंदर जाते हैं तो हमें एक चीज और देखने को मिलती है, दैट इज WHO लेड अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके अटैच। तो इसको जब हम हेल्थ का टॉपिक करेंगे तब उसमें हम इसको ध्यान रखेंगे, ताकि क्योंकि ये आर्टिकल के बीच में से आया है तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक की ही जब एक मीटिंग हुई थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, तब उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च करने की बात की थी जिसका नाम था क्लाइमेट फाइनेंस प्रोग्राम, IF कैप, राइट, IF कैप। तो इस प्रोग्राम को जानना जरूरी हो जाता है। अगेन, जैसा कि हम पिछले कुछ साल से यूपीएससी का ट्रेंड देख रहे हैं, इन बिटवीन द लाइन आर्टिकल के बीच में से कुछ ऐसा पिक किया जाता है और फिर वो आपसे उसका थोड़ा बैकग्राउंड पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो ये फर्स्ट थिंग इसकी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैकेनिज्म है, ये याद रखना है हमें। फिर बाकी इसकी डिटेल अभी हम देखेंगे। Similarly, Kerala was the first Indian state to tap into मसाला बॉन्ड मार्केट। इसके बारे में भी जानेंगे, मसाला बॉन्ड क्या होती है, और इसी से रिलेटेड एक और टाइप की बॉन्ड होती थी, दैट इज महाराजा बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों में फर्क जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं मसाला बॉन्ड से। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह की शॉर्ट नोट्स मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ कई बार, इसमें भी दे दूंगा मैं, लेकिन वो सब हम पहले कर चुके हैं। लेट्स फोकस ऑन व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। Masala bonds are bonds issued by Indian companies denominated in rupees to overseas investors to attract funds for projects, especially in infrastructure. And these bonds can be issued by both. Remember this. दोनों इशू कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी एंड प्राइवेट इन्वेस्टर भी। तो फोकस ऑन द वर्ड्स दैट दीज आर इशूड बाय इंडियन कंपनीज, या फिर गवर्नमेंट भी कर सकती है हमारी। ओके, सेकंड थिंग इज डिनोमिनेटेड इन रुपीज, और इसे खरीद कौन रहा है, ओवरसीज इन्वेस्टर, राइट। लाइक अगर हमारे यहाँ रिलायंस को मनी रेज करना है ओवरसीज मार्केट से, ओवरसीज मार्केट से हम क्यों रेज कर रहे हैं, पहली बात ये आती है क्योंकि देखिए हमारा डोमेस्टिक भी कैपिटल मार्केट होगा, राइट। हमारा कैपिटल मार्केट यहाँ भी है, दो दो तरह के मार्केट होते हैं ना, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, कैपिटल एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट यानी कि जब आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म में लोन चाहिए, लाइक से 1 ईयर। कैपिटल मार्केट यानी कि आपको जब लॉन्ग टर्म में मनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, उससे आपको कोई एक्सप्रेसवे वगैरह बनाना है या गवर्नमेंट को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, तो उसकी बहुत ज्यादा हो जाता है टाइम ड्यूरेशन, 1 to 30 ईयर्स 50 ईयर्स तक जाता है ये सब, राइट। तो कैपिटल मार्केट से अगर हमें पैसा उठाना है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा बोरो कर रही है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स भी बहुत ज्यादा है, उसी को हम लोग कहते हैं कि कैपिटल मार्केट्स में क्राउड आउट इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि ज्यादा जो पैसा था मार्केट से वो गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड वगैरह इशू करके ले गई गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ मार्केट में कम पैसा बचा। अब जब प्राइवेट इन्वेस्टर प्राइवेट कंपनीज यहाँ आती है तो फिर उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट डिमांड किया जाता है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में जो इंटरेस्ट रेट चलता है इट इज एज लो एज 2 to 3%। सो फॉरेन से जो ओवरसीज बोरोइंग करनी होती है हमारे यहाँ की कंपनीज को, वो काफी सस्ती होती है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट से जो पैसा लेना हो। फॉरेन से लिए हुए पैसे पे इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। इसीलिए ये जो कंपनीज होती हैं हमारी इंडियन कंपनीज, ये बॉन्ड इशू करती हैं ताकि फॉरेनर्स जो होंगे वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और वो लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंपनी, उनके यहाँ बैंक बहुत कम देते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट उनको मिलता है, 1% 2% एंड सो ऑन, बट यहाँ से 5% 6% तक के रिटर्न मिल सकते हैं आपको इंडियन मार्केट से। इसीलिए कंपनीज ये बॉन्ड इशू करती हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा, हमें कैपिटल मिल जाएगी और उसको बाद में इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर। तो इसी के लिए मसाला बॉन्ड इशू किए जाते हैं बाय इंडियन कंपनीज डिनोमिनेटेड इन रुपीज। अब रुपी में डिनोमिनेट क्यों कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट थिंग, सी रुपी में डिनोमिनेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो पे करना होगा वो हम रुपी के फॉर्म में ही आपको पे करेंगे। दैट मीन्स कि आज अगर $1 सपोज 80 रुपीज का मान लीजिए, चलिए ठीक है, आज 80 रुपीज का है, कल को अगर ये गिर के और 100 रुपीज का हो जाएगा तो हमें ज्यादा में पे करना पड़ेगा, राइट। तो इस पे रिस्क रहेगा कि हमने जब लिया था तब ये 80 रुपीज का था, बट अभी और ज्यादा गिर गया। मैंने तो $1 ही का लोन लिया था तो मुझे तो उतना ही चुकाना था, लेकिन अब जब मैं चुका रहा हूं तब ये और ज्यादा गिर चुका है, राइट। तो रिस्क रहता है इसमें, करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है अगर मैं डॉलर के टर्म में लेकर आ रहा हूं। इसलिए मैं इसको रुपी के फॉर्म में इशू करता हूं ताकि मैं वो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिस्क है वो हटा सकूं अपने ऊपर से। क्लियर। अब यूपीएससी आपको परेशान करता है कुछ बैकग्राउंड में जाके, जैसे लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन आए थे ऑन डिफरेंट पोर्ट्स, ये पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी या ये पहला प्राइवेट पोर्ट बना था, इस टाइप के स्टेटमेंट्स थे।
तो थोड़ा सा वो बैकग्राउंड पूछता है आपसे इन चीजों का। तो सिर्फ मसाला बॉन्ड जान लेना काफी नहीं है, हमें ये भी जानना होगा कि फर्स्ट मसाला बॉन्ड वॉज इशूड बाय आईएफसी, the private arm of World Bank, in November 2014 to fund infrastructure projects in India। Okay? मसाला वो तो एक हिंदी वर्ड एक है, स्पाइस वगैरह के नाम पर यूज किया जाता है, उसी तरह चाइना का चलता है पांडा बॉन्ड एंड सो ऑन। 2015 में आईएफसी ने एक ग्रीन मसाला बॉन्ड भी इशू करा। ग्रीन वर्ड अगर इसके साथ लग गया है तो आप समझ सकते हैं कि इस बॉन्ड के थ्रू जो मनी रेज किया गया होगा वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स में ही यूज हो पाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट यू शुड रिमेंबर। फर्स्ट मसाला बॉन्ड किसने इशू किया? वर्ल्ड बैंक का एक आर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसने इशू किया, राइट। और इसी आईएफसी ने पहला ग्रीन मसाला बॉन्ड भी इशू किया। सिमिलरली in 2016, HDFC became the first Indian company to issue masala bond. It raised 3,000 crore rupees from masala bond. Okay, तो पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी? तो HDFC। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। हमें जरूरत क्यों पड़ती है मसाला बॉन्ड इशू करने की? बिकॉज जो हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, दे हैव फॉर लॉन्ग बोरोड इन इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट in the form of loans या फिर bonds and in various foreign currencies. This always come with the risk of the company having to pay more while repaying its debt। क्योंकि आपकी जो आपने जो फॉरेन करेंसी में बोरो किया, जो हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वगैरह लेके आते हैं, वो हम लेके आते हैं डॉलर के टर्म में, राइट। मैं लेकर आया था $1, जब वो था 80 रुपए का, लेकिन जब मैं पे कर रहा हूं तब वो हो गया 100 रुपए का। तो मुझे जब पे करना पड़ेगा तो मुझे 100 रुपए पे करने पड़ेंगे वहां पर, राइट। 100 रुपए पे करने पड़ेंगे क्योंकि ये डॉलर जो था वो कमजोर हो गया। इसलिए मैं यहां पर लेकर आता हूं मसाला बॉन्ड के थ्रू रुपीस में, ताकि जितने रुपए मैं लेकर आया हूं मैं उतने ही रुपीस रिटर्न करूंगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं लाया तो था $1 80 के बराबर था, लेकिन जब मैं $1 पे कर रहा हूं तब मेरे 100 रुपए जा रहे हैं 80 की जगह, राइट। तो इस रिस्क को कम करने के लिए हम लोग डायरेक्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, डॉलर के फॉर्म में पैसा नहीं ला रहे हैं, हम ला रहे हैं अपनी लोकल करेंसी के फॉर्म में, ताकि ये जो रिस्क था यहाँ पर दैट दे हैव टू पे मोर व्हाइल रीपेइंग इट्स डेट, ये रिस्क को ऑफसेट किया जा सके। क्लियर? Now, by issuing the bonds in rupees, the overseas market, the risk is transferred to the investor। अब ये रिस्क इन्वेस्टर का है, ठीक है, कि उसने तो मुझे दिया था $1, यानी कि उसने तो मुझे 80 रुपए दिया था, राइट। और जब मैं उसको रिटर्न कर रहा हूं तो मैं तो एक ही डॉलर के फॉर्म में रिटर्न करूंगा, यानी मैंने तुमसे 80 रुपए लिए थे, मैं 80 रुपए आपको रिटर्न कर रहा हूं, बट उसकी उसके लिए तो इस 80 रुपए की वैल्यू गिर गई ना। जब उसने मुझे दिया था तब वो सपोज 80 रुपए में एक मोबाइल खरीद सकता था, लेकिन अब जब मैं कर रहा हूं उसको रिटर्न, तब तो डॉलर ये रुपी गिर चुका है 100 रुपीज का, तो वो मोबाइल अब उसको 80 रुपए में नहीं मिलेगा, उस मोबाइल की कीमत अब बढ़ के 100 रुपए हो गई है, तो उसकी परचेजिंग पावर जो थी वो एक्चुअली डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर रिस्क जो होता है वो इन्वेस्टर का ही रहेगा। ठीक है, अब आप पूछोगे फिर वो इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हैं? वो इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी कंट्री में अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो वहां तो उतने भी रिटर्न नहीं मिलना है उसको। एक टाइम ऐसा भी था अभी कुछ साल पहले ही, जहां पे जर्मनी और इटली जैसे कुछ कंट्रीज में बैंक आपसे उल्टा इंटरेस्ट लेते थे अगर आप वहां डिपॉजिट कर रहे हो बैंक अकाउंट में पैसे, राइट। वो कहते थे अगर आपको यहाँ डिपॉजिट करना है तो उल्टा आपको हमें पे करना पड़ेगा बैंक को कि हम आपका मनी सेफ रख रहे हैं, राइट। ऐसी भी नौबत है, वहां वहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं देते हैं, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं इन्वेस्ट करने, राइट। नाउ फ्रॉम द इशूअर्स पर्सपेक्टिव इट मींस द चीपर बोरिंग। यहाँ पे हमारी जो कंपनीज होंगी उनको सस्ती बोरिंग मिल जाती है, इजीली क्रेडिट मिल जाता है। अगर डोमेस्टिक मार्केट से लेते तो महंगा पड़ता, अगर सीधे डॉलर के फॉर्म में हमने कंपनी ने रेज किया होता तो भी उनको महंगा पड़ता। कंपेयर टू रेजिंग फंड्स इन इंडिया बिसाइड्स डाइवर्सिफाइंग इट्स सोर्सेज ऑफ फंड रेजिंग। और हमेशा अगर आप बोरो कर रहे हो कहीं से तो डाइवर्सिफाई रखो उसको, कुछ इंटरनेशनल मार्केट से ले लो, कुछ डोमेस्टिक मार्केट से भी ले लो। उस तरीके से एक और टर्म है महाराजा बॉन्ड। महाराजा बॉन्ड इज ऑल्सो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बट इट इज इशूड इन इंडिया बाय वर्ल्ड बैंक आईएफसी। यहां पर आप इंडिया में इशू कर रहे हो, ये वहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो ओवरसीज मार्केट में, बस इतना ही फर्क है महाराजा में और मसाला में। क्लियर? चलिए अटैच को जान लेते हैं। अटैच अभी हमने ऊपर देखा, वर्ल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही इसकी बात की। फर्स्ट थिंग इज कि ये डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है, फुल फॉर्म है अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ओके, डब्ल्यूएचओ लेड इनिशिएटिव है। डब्ल्यूएचओ ने इंट्रोड्यूस किया है इसे एज अ ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम। Now, what are the climate resilient and low carbon health system?
इट इज डिजाइन टू विथस्टैंड द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड मिनिमाइज द कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिटिगेट भी कर सकें, उनकी इंटेंसिटी कम भी कर सकें और कार्बन फुटप्रिंट भी हमारे ज्यादा इंक्रीज ना हो। अटैच इसके बारे में बस बेसिक पॉइंट याद रखिए, डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है, स्टैब्लिश किया गया 2022 में। नेचर है एक तरह का इनफॉर्मल वॉलंटरी नेटवर्क है, ओके, नॉट मैंडेटरी और ना ही कोई फॉर्मल एस्पेक्ट है उसका। इसका गोल है कि हमें जो कॉप 26 में हमने एम्बिशन सेट किए थे क्लाइमेट चेंज को लेकर, उन सबको अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम। ओके, से बस इतना जान लिया अटैच के बारे में। आगे चलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनिशिएटिव IF कैप। नाउ this is a first of its kind multi-dollar financing partnership facility with goal of scaling up finance for accelerated action against climate change in Asia and Pacific. So the points are that Asia and Pacific region पे ज्यादा फोकस कर रहा है, हमें रेज करने हैं फाइनेंसेस इन अ फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। लॉन्च कब किया गया? लॉन्च इन 2023। इसका ओनर कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। कई बार क्वेश्चन ना डायरेक्ट भी आ जाता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, इजी क्वेश्चन उसको देना होगा जो कि वो देता है। ये 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सीधे देख के टिक मार सकते हो कि हाँ इसका आंसर आपको पता है। तो उसमें डायरेक्टली भी पूछ लिया जा सकता है कि इफ कैप किसका इनिशिएटिव है, तो सिंपली एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनिशिएटिव है, राइट। इनिशियल पार्टनर्स की बात करें तो डेनमार्क, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके, यूएस। इंडिया नहीं था इनिशियल पार्टनर, सो अगेन दैट इज वन थिंग यू शुड रिमेंबर। अब इसका ये जो मोटिव है ना, ये जानो, यहां पर है कि अगर हम $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो $5 के बराबर का आउटपुट निकल के आ रहा है, ओके। यानी कि क्लाइमेट चेंज में अगर हम $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें $5 के बराबर बेनिफिट देगा, ओके। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर इफेक्ट, राइट। जैसे हमने इकोनॉमी में समझा था ना, ऊपर से सिर्फ ₹100 क्रिएट हुए, बट नीचे आते आते मल्टीप्लाई इफेक्ट चलते चलते इकोनॉमी में उसने ₹1000 तक का क्रेडिट यूज कर क्रिएट कर दिया। दैट इज मल्टीप्लाई इफेक्ट, ओके। नाउ मॉडल ऑफ $1 इन एंड $5 आउट, राइट, इस मॉडल पे काम करता है। फाइनेंसिंग विल हेल्प वल्नरेबल कंट्रीज इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन टू मीट देयर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन गोल, एंड ये सपोर्ट करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक को टू रेज द एम्बिशन ऑफ $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम 2019 टू 2030, ठीक है। इसके फाइनेंशियल मैकेनिज्म जान लीजिए। ग्रीन एनवायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड एडेप्टेशन फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, इन सबसे पैसा जाएगा इस मैकेनिज्म के लिए। ये सारी चीजें हम क्लाइमेट के लेक्चर में पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको इन सब पे शॉर्ट नोट अलग से दूंगा, ठीक है। कौन सा किस ईयर में सेटअप हुआ, कौन से कॉप सबमिट में आया एंड ऑल दैट। लॉस एंड डैमेज फंड तो अभी सबसे लेटेस्ट आया है, इसी साल इसमें वो पैसे डाले गए, और उसके अलावा ये लास्ट ईयर अनाउंस कर दिया गया था, इस साल इसमें कुछ फंडिंग दी गई है, राइट। इसके अलावा और फंडिंग सोर्सेज होंगे, बायलैटरल, मल्टीलैटरल सोर्सेज कंट्रीज दे सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर दे सकता है, philanthropists एंड सो ऑन, right. Amount, the initial ambition is $3 billion in guarantees, could create up to $15 billion, भाई $1 in $5 out वाला प्रिंसिपल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में। इसका प्राइमरी गोल था कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉपरेशन एनहांस करना है विद इन एशिया पैसिफिक रीजन, ओके। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें फंडिंग प्रोवाइड करता है, लोन देता है, ग्रांट्स देता है, इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है या हाइपर स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है तो इनमें आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स भी देता है कई बार किसी अच्छे मिशन के लिए, जैसे मेल न्यूट्रिशन काउंटर करना है, पॉवर्टी काउंटर करनी है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोवाइड करता है, जैसे हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाने उसके लिए। It regularly facilitates policy dialogue and provide advisory services. Alright, headquarter है मनीला फिलीपींस में। 31 मेंबर्स थे 1996 में, बट अब बढ़ते बढ़ते 68 मेंबर्स हो गए, of which 49 are from Asia and Pacific and 19 outside. तो एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था विद रिस्पेक्ट टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कि इसके सभी मेंबर जो हैं वो सिर्फ एशियन हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं था, और बाहर से दूसरी कंट्रीज ने भी इसको ज्वाइन किया हुआ था। सिमिलरली इसीलिए मैं यहाँ पर भी एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी आउटसाइड एशिया पैसिफिक रीजन के भी कंट्रीज मेंबर बन सकती हैं। क्लियर? नाउ दिस एशियन डेवलपमेंट बैंक इज रन बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
It is modeled closely on World Bank and has similar weighted वोटिंग सिस्टम। ओके, यानी यहां भी हर कंट्री को अलग अलग वोटिंग परसेंटेज दिया गया होगा। ब्रिक बैंक की तरह नहीं, वहां पर पांचों कंट्रीज को एक एक वोट दिया गया है। ठीक है, इक्विटी हमने वहां पर मेंटेन की है। बट वर्ल्ड बैंक में ऐसा नहीं है, जैसा आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में है कि आपकी इकोनॉमी के साइज के हिसाब से आपको वोटिंग परसेंटेज दिया जाएगा, तो यहां भी ऐसा ही है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। अगर हम इसके 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स की बात करें तो सबसे आगे है जापान एंड यूएस, दोनों के पास 15.6% है। इसके बाद है चाइना 6.4%, इंडिया 6.3% एंड ऑस्ट्रेलिया 5.8%। ओके, इंडिया 4th रैंक पर आता है। नाउ फंडिंग के सोर्स क्या है, तो मेंबर कंट्रीज ही कंट्रीब्यूट करती हैं इसमें, राइट। लैंडिंग करता है तो उससे कुछ बार इनकम हो जाती है उसकी, जब लोन रिपे करती हैं ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक जाना, इसी के साथ हम जान लेते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले। यहाँ पर चाइना चाइना का क्या हुआ है कि इसने ना ब्रिक्स बैंक में तो क्या है कि इक्विटी है, ठीक है, हर कंट्री को एक एक वोट दिया गया है, तो चाइना ने इसमें कभी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। इसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही ये अनाउंस किया ना चाइना ने, ऑब्वियसली चाइना लेड ही है, वही सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है इसमें। जब चाइना ने इसको अनाउंस किया तब से चाइना ने इसमें अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा कम कर दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अब क्योंकि ब्रिक्स बैंक, जब हम ब्रिक्स पढ़ेंगे तब ब्रिक्स बैंक की बात करेंगे, आज नहीं। ब्रिक्स जब एक्सपैंड हुआ है ना, तो उसमें जब से ये 2 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, तब से ये माना जा रहा है कि अब इस बैंक को रिवाइव करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज में बेहिसाब दौलत है, क्योंकि तो बैंक की जो ओवरऑल कैपिटल है वो इंक्रीज हो सकती है। तो अब कहीं ना कहीं इन दोनों बैंकों को देखा जा सकता है, दैट कुड बी ए राइवल टू वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एंड ऑफ कोर्स एशियन डेवलपमेंट बैंक एज वेल। ठीक है, एज अ राइवल देखा जाता है इन तीनों के। बट ऑब्वियसली बात है कि इन तीनों बैंक के पास जो कैपिटल है आज, उतनी अभी इन बैंकों के पास नहीं है, राइट। तो चाइना ने जब से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अनाउंस किया है, तब से इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया है। और हमेशा से चाइना पर इस तरह के एलिगेशन लगते रहते हैं कि यही पूरा डोमिनेट करता है। बट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का कहना है कि देखिए, सबसे ज्यादा अभी तक जो फंडिंग दी गई है ना, वो इंडिया को दी गई है फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। ये एलिगेशन लगाना कि चाइना ने ये बैंक बनाया है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को फाइनेंस करने के लिए, और फिर वहां से अलग अलग कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसाने के लिए, तो ऐसे एलिगेशन ठीक नहीं है। ऑलराइट, चलिए इनकी बात कर लेते हैं। इट इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक दैट एम्स टू इंप्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम इन एशिया। हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स वाला, उसका हेडक्वार्टर शंघाई में। कंफ्यूज नहीं होना, या अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसे याद रखो कि ये बैंक मेन है जिसपे चाइना सबसे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, राइट। तो इसने ये वाला बैंक अपनी कैपिटल में रखा है। ब्रिक्स वाला बैंक उसमें ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेता, उसने शंघाई में रख दिया। ये बस कैसे भी याद रहना चाहिए। 105 मेंबर्स है यहाँ पर। चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद 26.5% वोटिंग राइट, एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद 7.5%, फॉलोड बाय रशिया विच हैज 5.97%। ठीक, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी रहा है। तब देखिए यहाँ पे हमने चाइना का इतना ज्यादा वोट बैंक है यहाँ पर कि इसका ऑब्वियसली डोमिनेंस रहेगा। हमने ये बैंक तो ज्वाइन किया, बट एट द सेम टाइम हमने चाइना लेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था आरसेप, उसको ज्वाइन हमने नहीं किया, राइट। लेकिन दिक्कत ये है कि चाइना जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है लगभग हर कंट्री का, उसके साथ आसियान की सारी कंट्रीज है लगभग, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज भी हैं, और जापान कोरिया ये भी हैं जो कि यूएसए की क्लोज मानी जाती है। इन सब ने ज्वाइन किया, आसियान ने भी ज्वाइन किया, राइट। तो ये सब अगर आपस में एक रीजनल पैक्ट बना के ट्रेड कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनके टैरिफ, कस्टम ड्यूटीज वगैरह सब लो होंगी, राइट। तो फिर इंडिया कैसे इन सब मार्केट को एक्सेस कर पाएगा, वो कैसे चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, आसियान कंट्रीज की मार्केट एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स जाएंगे उन पर तो हाई ड्यूटी लगेगी, राइट। लेकिन इन लोगों का आपस में पैक्ट है तो इन पे लो ड्यूटी रहेगी, तो इनका आपस में ट्रेड ज्यादा रहेगा, तो इंडिया को इनका मार्केट में पेनिट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। हमारे प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो हमारा ये एक गलत फैसला था कि हम आरसेप से बाहर रह गए। ओके, चलिए एआईबी के कुछ इसके ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। इनमें भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आया था, उसका एक रैट इनिशिएटिव चलता है काउंटरिंग द टेररिज्म के लिए, ओके, तो उस पर क्वेश्चन आया था, तो हमें इनके ऑर्गन्स के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर एंड 1 alternate गवर्नर अपॉइंटेड बाय ईच मेंबर कंट्री। ओके, रिमेंबर दिस, अपॉइंटेड बाय ईच मेंबर कंट्री।
गवर्नर एंड ऑल्टरनेट गवर्नर सर्व एट द प्लेजर ऑफ अपॉइंटिंग मेंबर। अपॉइंटिंग मेंबर अगर चाहें तो इनको रिमूव कर सकते हैं, उन्हीं के प्लेजर पे आप सर्व कर रहे हो। Second important thing is board of director. These are non-resident board of directors responsible for direction of bank's general operation, exercising all power delegated to it by the board of governor. सीनियर मैनेजमेंट है यहाँ पर, तो ये एआईबी का स्टाफ जो है इट इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट, और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने थे इसके वो बने भी हमारे इंडियन ही थे, who is elected by AIIB shareholder for a 5-year term, eligible for re-election once. Okay, only once. इसके अलावा इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल बनाया जाता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हमें जानना है इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पर AIIB हैज अप्रूव्ड मोर लोन्स फॉर इंडिया देन एनी अदर कंट्री ऑफ द बैंक। ओके, तो ये कहना कि ये चाइना डोमिनेटेड है ये ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा लोन अगर किसी को दिया है इस बैंक ने तो इंडिया को दिया है। China is the biggest shareholder and India is the second largest shareholder. This bank has funded 28 projects in India, amount of around $6.7 billion. ये सब आपको कोट करना चाहिए अपने एग्जाम्स में, जब कभी आपको इस तरह क्वेश्चन आए कि ये सब चाइना डोमिनेटेड है, चाइना लेड है, तो ऐसा नहीं है। Okay, recently it emphasized on green projects and supporting public health initiative during COVID pandemic. In 2021, India applied for loans from AIIB and Asian Development Bank both to procure 667 million doses of COVID-19 vaccine. Okay, इसके अलावा इसने हमें $356 million का लोन और दिया था फॉर एक्सपेंशन ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम। क्लियर? तो ये हमने बैंकों के बारे में जान ली। अब हम लोग चलते हैं एक और न्यूज की तरफ जो थी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो वगैरह की बात हमने मेंस 450 सीरीज में भी की है, मैंने क्रिप्टो पे आपको पूरा लेक्चर दिया हुआ है प्रॉपर। ओके, बट अगर पहले नहीं देखा है तो अब मत देखना, अब प्रीलिम्स पे फोकस कर लो, प्रीलिम्स के बाद देख लेना। ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं ग्लोबल फाइनेंस को में एक स्टेबिलिटी चाहिए, सभी कंट्रीज के बीच एक कम्युनिकेशन होना चाहिए उनकी फिजिकल पॉलिसी को लेकर, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, ताकि ग्लोबल लेवल पर एक स्टेबिलिटी बनी रहे फाइनेंशियली, 2008 जैसे ग्लोबल क्राइसिस ना हो। एंड मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है इंटरनेशनल तो उसके पीछे कोई ना कोई इवेंट रहा है। तो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, राइट, यूएस से शुरू होकर लगभग हर कंट्री को इंपैक्ट करते हैं, बट अंडर दी एबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी हम लोग इसको अच्छे से हैंडल कर गए थे। बट 2011 के अराउंड एक एंटी करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू होती है और उसने पूरा पॉलिसी पैरालिसिस कर दिया था कि जैसे इस गवर्नमेंट में और इस कंट्री में करप्शन के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, राइट। अब जाके लोगों को समझ में आया है कि वो सब फाइनेंस था पूरी तरीके से। एनीवे, तो वो 2011 के बाद हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट सी हो गई, कुछ ग्रो नहीं हो रहा था क्योंकि इतने तरह तरह के प्रोटेस्ट चल रहे थे, एलिगेशन चल रहे थे अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, राइट। बट हम पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था क्राइसिस का, ना ही कभी जॉब्स में ऐसी प्रॉब्लम देखी गई जैसे कि आज देखी जा रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड was established by G20 in 2009 in the wake of financial crisis, जो 2008 में आए थे। मैंडेट था टू कोऑर्डिनेट एट इंटरनेशनल लेवल द वर्क ऑफ नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटीज एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, ताकि एक इफेक्टिव रेगुलेटरी, सुपरवाइजरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिसीज बनाई जा सके इन द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यहाँ पर सभी कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, इन सब आते रहते हैं कुछ ना कुछ डेलिब्रेशन करने। इट ऑपरेट्स बाय मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग, मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन की एस्पेक्ट्स, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि इसके जो डिसीजन होते हैं दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। क्लियर? इसका हेडक्वार्टर है बेसल, स्विट्जरलैंड में। इट कंसिस्ट ऑफ 68 मेंबर इंस्टीट्यूशन, जहां पर सेंट्रल बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सुपरवाइजरी, रेगुलेटरी बॉडीज, अथॉरिटीज के हेड हो सकते हैं, रीजनल कंसल्टेटिव ग्रुप्स हो सकते हैं, राइट। Another second point important that you should remember is it includes all G20 major economies. ठीक है, इसकी एक प्लेनरी होती है जो इसकी सोल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके अलावा एक स्टीयरिंग कमिटी होती है जो इसके ऑपरेशनल वर्क को देखती है। देन थ्री स्टैंडिंग कमिटीज और होती हैं, ईच विद स्पेसिफिक बट कॉम्प्लीमेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड इंडिया की कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ दिस बोर्ड, having 3 seats in its plenary represented by Secretary, Department of Economic Affairs, Deputy Governor RBI and Chairman of SEBI. Clear? Then हमने एक और मेंस 450 प्लस में एक लेक्चर किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा पहले तो, अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी।
नहीं, इसी से रिलेटेड ये न्यूज थी दैट सिंगापुर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड सक्सेसफुली टेस्ट क्रॉस बॉर्डर होलसेल डिजिटल करेंसी। और इस प्रोजेक्ट का, पूरे प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन प्रोजेक्ट मारियाना। Project Mariana was developed jointly by three BIS Innovation Center Hub, that is Swiss, Singapore, Eurosystem Hub Center, together with Bank of France, Monetary Authority of Singapore and Swiss National Bank. Okay, तो इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं था, that is one thing. Second, the project tested the cross-border trading and settlement of wholesale central bank digital currencies between financial institutions using new decentralized finance technology concept on public blockchain. Okay, so this was really something that could be very helpful in future. So UPSC इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछेगा. It relied on three key elements. First, a common technical token standard provided by a public blockchain to facilitate exchange and interoperability between different countries. Second, a bridge for seamless transfer of this digital currency. And third, automated market maker, which is a specified type of decentralized exchange to trade and settle फॉरेन एक्सचेंज. ओके, अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो मोस्टली प्रोजेक्ट मारियाना ही पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि किस चीज से रिलेटेड था. तो इट वाज रिलेटेड विद होलसेल डिजिटल करेंसी. बाकी हमारी आरबीआई ने भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा है सीबीडीसी पे, वो हम मेंस 450 प्लस में देख चुके हैं पहले. अब यहाँ पे बैसल की बात आई है तो उसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट. दिस इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन 1930s, बहुत पुराना है. It is owned by 63 central banks. This is important point you should remember. It is owned by 63 central banks representing countries from around the world that together account for 95% of world GDP. Okay, सिर्फ 63 सेंट्रल बैंक्स हैं यहाँ पर, बट ये उन कंट्रीज से आते हैं जो वर्ल्ड की 95% ऑफ जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं. राइट, गोल इसका होता है कि मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें मेंटेन रखनी है वर्ल्ड ओवर, ओके, थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन. हेड ऑफिस की बात करें तो ये भी वही है, बेसल, स्विट्जरलैंड में. इसके अलावा इसके 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी हैं, हांगकांग एंड मैक्सिको सिटी में. इंडिया में कुछ नहीं. अब ये जो हमने ऊपर देखा ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ गया, ये एफएसबी, ठीक है. तो इसी का आप कह सकते हो एक सिमिलर अरेंजमेंट हमने अपने नेशनल लेवल पर भी की है, जिसे हम कहते हैं एफएसडीसी. इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू, मैं आपको दिखा देता हूं पहले. ओके, दिस वाज द क्वेश्चन इन 2016 विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. तो पहला पॉइंट ये पूछा गया था, इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग. तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, दैट्स करेक्ट, एंड इट मॉनिटर द मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज आल्सो करेक्ट. सो आंसर विल बी 2 and 3. ओके, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं. बट इसमें याद रखिए कि चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर. इसके अलावा जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारी, जैसे सेबी हो गया, राइट, आरबीआई हो गया, आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर, और इसी तरीके से हमारा पीएफआरडीए पेंशन फंड का रेगुलेटर, इन सब के चेयरमैन यहाँ पर बोर्ड में बैठते हैं, ताकि एक डिसाइड किया जा सके कि नेशनल लेवल पर इकोनॉमी में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट 2010 में सेटअप किया गया. ऑब्वियसली मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट थे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब चीजें ध्यान रखी गई थी. इकोनॉमी बहुत अच्छी चली थी, सिर्फ मीडिया ने बहुत ज्यादा बदनाम किया मनमोहन सिंह को. एनीवे, फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके, ये कोई पार्लियामेंट से लॉ पास करके नहीं सेटअप की गई है. इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नो फंड्स आर सेपरेटली एलोकेटेड. ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के थ्रू सेटअप की गई, यानी कि बस गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इसको सेटअप कर दिया था, कोई लॉ पास नहीं किया है. सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए, आईआरडीए, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इनके लिए एक प्रॉपर लॉ लाया गया था. राइट, हमें इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना है. इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन सेक्टर हो या आरबीआई हो, सेबी हो, इन सबको कंट्री की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी हो जाता है कि इनके बीच में इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन रहे. कॉम्पोजिशन देख लेते हैं. चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर. मेंबर्स इंक्लूड हेड ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए एंड फ्यूचर मार्केट. और इसके अलावा सेक्रेटरीज भी होते हैं कई कई, और ये एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट कर सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो. फंक्शंस, मैक्रो प्रूडेंशियल, मैक्रो नॉर्म्स को मॉनिटर करना है, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं. इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन सभी बॉडीज में. इसकी कुछ सब कमिटीज भी होती हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई, और वो सब डिस्कस करते रहते हैं ऑन रेंज ऑफ इश्यूज, क्या सही चल रहा है क्या नहीं. ओके, तो ये कुछ न्यूज आर्टिकल थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपके साथ श्योरली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको एग्जाम में मिलेगा, वो है IFCAP.
ओके, मसाला बॉन्ड, महाराजा बॉन्ड और ये बैंकिंग के बारे में जानना जरूरी है। कभी क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। ओके, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.